नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के श्रृंखला के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। जो मेरा टॉपिक है वो है मौद्रिक नीति। तो हमें देखना है कि मौद्रिक नीति क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है। इन सभी बातों के आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है और मौद्रिक नीति किन किन आधार पर कह सकते हैं कि इसको नियंत्रित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति शुरुआत करेंगे है क्या। दरअसल देखिए, प्रत्येक देश, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सभी देशों के क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का आरबीआई है, तो उस देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उस देश में मुद्रा की तरलता को क्या करें, नियंत्रित करें। मुद्रा की तरलता का मतलब मुद्रास्फीति से है। मुद्रास्फीति वगैरह अब मैं इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ मुद्रास्फीति में। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्रा की तरलता, मार्केट में मनी कितना रहेगा, मतलब लोगों के पास मनी कितना है, उसको प्रभावित करने वाली, उसको नियंत्रित करने वाली नीति है क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। डिफिनेशन की मैं बात कर लूँ तो लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीति मुद्रा क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली जो नीति है वही क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। आखिर इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, उन सभी बातों को हमें देखना है। और जैसे मान लीजिए आपको कोई बैंक पैसा रेट दे रहा है, मतलब मान लीजिए आप 100 रुपये आपको बैंक से लिए, तो बैंक क्या करेगा, उसके ऊपर आपसे 10% क्या किया जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपये बैंक से उधार लिया, बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट पे क्या दिया, आपको वो 100 रुपये दिए, मतलब आपको क्या भरने, 110 चुकाने पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे ये 120 कर दिया जाए, मतलब कि 20% कर दिया जाए, तो जो 20% कर दिया जाएगा तो आप 100 रुपये लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन अगर जो 5 कर दिया जाए तो सभी मतलब जो लोग ले रहे होंगे वो क्या करेंगे, लेने वाले लोगों की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो परसेंटेज वगैरह जो डिसाइड हो रहे हैं वो सब क्या मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही। इसको कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होते हैं, इन सभी बातों को हमें देखना है। बैंक किससे ऋण ले रहे हैं, या मतलब लोग बैंकों से ऋण कैसे ले रहे हैं, इन सभी बातों को हमें देखना है। तो शुरू करेंगे मौद्रिक नीति। हमें किन किन बातों को पढ़ना है, हमें उसके उद्देश्यों को देखना है। मतलब अगर जो हमें देखना है कि जो मौद्रिक नीति उसके उद्देश्य क्या है उनको देखना है। और मौद्रिक नीति को नियंत्रण किया किन के द्वारा जाता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सभी के बारे में हमें देखना है। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरुआत करेंगे मौद्रिक नीति। देखिए, दरअसल कोई भी देश हो, सभी देश का भी मैंने बताया है कि एक केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई। जैसे मान लीजिए भारत का केंद्रीय बैंक क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं। यह क्या करता है, बैंकों को ऋण प्रदान करता है। आप जाएंगे तो आपको ऋण नहीं देगा, लेकिन जो बैंक है उनको ऋण प्रदान करता है। तो शुरुआत करेंगे, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले याद रखिए कि जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक है कोई, मान लीजिए जैसे एसबीआई है, एसबीआई। तो एसबीआई में मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ 10 लोग हैं, मान लीजिए जैसे उन्होंने क्या किया, 100 रुपये जमा किए हैं और उसमें से निकासी है 50 रुपये की। मतलब निकासी क्या है, ये जमा किया गया है, ये निकासी है। बैंकों के पास पैसे आते कैसे हैं, बैंकों के पास पैसे आते कैसे, उन्हें हमें देखना है। तो बैंकों के पास पैसे कैसे आएंगे, जो हम लोग जमा करेंगे वही बैंकों के पास पैसे आएंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये जमा है, निकासी 50 रुपये की है, तो एक एवरेज बैंक निकाल लेता है। बैंक क्या करेगा, उसका एक एवरेज निकाल लेगा कि कितना रुपए निकल रहा है, कितना जमा हो रहा है, ये क्या किया जाएगा, एवरेज वो निकाल लेगा। तो उसको क्या करेगा, मान लीजिए निकासी 50 रुपये की है, सीधी बात है, अगर जो सब 10 लोगों ने 10-10 रुपये जमा कर दिए हैं तो इसके पास रुपए कितने हो गए, 100 हो गए। तो सीधी बात है, 100 रुपये एक ही दिन तो सब लोग निकालेंगे नहीं, कोई आज निकाल रहा है, कोई कल निकालेगा, कोई 2 दिन बाद निकालेगा, या फिर उसी में 1-2 लोग और जमा कर देंगे। तो इसमें से कुछ ऐसा पैसा होता है जो बैंक क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं। मतलब कि क्या करते हैं कि उसको कहीं और ले जा करके क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। उसी से हमें क्या मिलेगी, लोनिंग वगैरह क्या कर दी जाती है, मिल जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को होम लोन लेना है, किसी को बाइक लेनी है, किसी को कार लेनी है, तो बैंक को क्या करते हैं, उसी को आपको ऋण प्रदान कर देते हैं। तो 50 रुपये मान लीजिए निकासी, तो इसमें शुद्ध क्या मिला, 50 रुपये मिल गया। मतलब 50 लोग निकाले ले रहे हैं, कोई जमा कर रहा है, कोई निकाला, लेकिन 50 क्या है वो हटा देते हैं वहाँ से। वो जो 50 होता है वही 50 क्या कहलाता है, NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। मतलब कि ये ऐसा पैसा होता है जो बैंक क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह पे क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। वही उसकी कैसे कह सकते हैं, परिसंपत्तियाँ कहलाती हैं। मतलब कि वो मान लीजिए आपने घर लिया, घर लेने के बाद में सीधी बात है, वो आपने होम लोन लिया हुआ है, होम लोन पे बैंक क्या करता है, आपको कुछ इंटरेस्ट पे क्या करता है, पैसे देता है। वही बैंक की आमदनी होती है जो आपको इंटरेस्ट देता है। तो जो बैंक ने आपको ऋण दे दिया है, तो वो क्या है, बैंक की परिसंपत्ति, एसेट्स है। उसने क्या किया, आपने
उसने आपको पैसे दिया, आपने घर खरीद दिया, लेकिन जब आप इसको नहीं देंगे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे, मतलब कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जैसे आप देखते रहते हैं घरों की नीलामी वगैरह भी होती रहती है, तो वो चीज़ होती है, इसको समझना है। तो 50 रुपये क्या कहलाया, ये 50 रुपये कहलाया NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। मतलब कि ये क्या है, ये बैंक का वो पैसा है जो उस मतलब कि निकासी और जमा के बीच में, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपने बैंक ने उसको क्या किया, निकाल लिया, मतलब वो पैसा निकल नहीं रहा है, मतलब वो बैंक के पास सेफ उसने रख लिया है। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जो 50 रुपये है, अब इसी में सब कुछ कहानी चलेगी, मतलब कि अब बैंक की जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो पूरा आएगा, जो हम देखें बैंक की, तो क्या है 50 रुपये, तो जितनी कहानी जो है वो 50 रुपये पर ही चलेगी। अब आइए उसको समझते हैं कैसे चलेगी। अब उन्हीं के आधार पर हमें देखना है कि मान लीजिए 50 रुपये को हम 100% मान लेते हैं, क्या 100% हमने मान लिया, बैंक क्या है 100% है, तो जो 50 रुपये 100 रुपये मान लीजिए, जो भी आपको मानना है उसके आधार मान लीजिए 100% है। अब इसी पे क्या किया जाएगा, मौद्रिक नीति क्या की जाएगी, उसको नियंत्रित किया जाएगा। कुछ माध्यम है जिनके जरिए, एक है CRR, जैसे बहुत से बैंक हैं जो क्या हो जाते हैं, डिफ़ाल्टर हो जाते हैं। आप पहले ज़माने में सुने होंगे, जैसे आप देखिए, आप वर्तमान में देख लीजिए तो आप वेनेजुएला को ले लीजिए आप, या एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ टाइम पहले ग्रीस में संकट आया था, उसको आप चाहे ले लीजिए। लेकिन भारत में इसको बचने के लिए, मतलब कि ऐसी वाणिज्यिक बैंकों के, मतलब बैंकों के डिफ़ाल्टर होने से बचने के लिए क्या किया जाता है कि बैंक कुछ पैसा क्या करते हैं, RBI के पास सुरक्षित कर देते हैं, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो CRR, मतलब कि कुछ पैसा क्या कर देना है आपको, बैंक को दे देना है, मतलब बैंक को क्या कर देना है, आपको जमा कर देना है, ताकि जब आपको ऐसी डिफ़ाल्टर की स्थिति आए तो बैंक आपको, मतलब RBI आपको पैसा पुनः वापस कर दे। देखिए इसको, जैसे हमें देखना है CRR, ये सभी मौद्रिक नीति को नियंत्रण करेंगे, बताएंगे आपको कैसे नियंत्रित करेंगे। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मान लीजिए आपके पास, अभी मैंने बताया है 100% आपके हैं, तो बैंक ने, RBI ने डिसाइड कर दिया है कि जितने भी बैंक हैं वो अपने कुल NDTL का, मतलब मैंने बताया था NDTL का 4% RBI के पास जमा करके रखेंगे। मतलब तो इनके पास कितना बचा, मान लीजिए 100 रुपये थे तो इनके पास कितने बचे, 96 बचे। तो ये 96 क्या क्या करेंगे, ऋण देंगे, किसको, इसको दूसरी तरीके से समझिए। 100 रुपये आपके पास हैं, मतलब ये क्या है, SBI है, उसको 4 रुपये इसने दे दिए, किसको, RBI को। 4 रुपये किसको दे दिए, RBI को। 4 रुपये किसको दे दिए, RBI को। बचा इनके पास कितना, 96। जब 96 बता तो 96 का क्या करेंगे, लोन देंगे, किसको देंगे, वाणिज्यिक, मतलब कि लोगों को, मतलब कोई भी मान लीजिए जो भी होंगे उनको क्या करेंगे, उनको लोन देंगे। लेकिन अगर जो ये 4% जो CRR डिसाइड किया गया था, अगर जो यही 10% कर दिया जाए, CRR कितना, 10% कर दिया जाए, तो जब CRR 10% हो जाएगा तो सीधी बात है इनके पास रुपए कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। तो 90 जब बचेंगे तो इनको लोन कितना देना पड़ेगा, 90 रुपये देना पड़ेगा। 90 में ही लोन बांट सकते हैं, क्योंकि 10 तो इनको RBI के पास सेफ रखना पड़ता है। मतलब कि CRR एक ऐसी राशि है जो NDTL का कुछ % क्या कर दिया जाता है, RBI के पास आपको जमा करके रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, CRR। और उसके बाद हमें देखना है, CRR के बाद है SLR। SLR क्या होता है, SLR में हमें देखना है कि SLR वो, मतलब कि आप इसको समझिए, SLR वो है जो बैंकों को स्वयं अपने पास रखना होता है। मतलब कि वह पैसा जो NDTL का, जो बैंकों को क्या करना है, अपने पास स्वयं को रखना होता है। मतलब कि उसकी कुछ राशि होती है जो बैंक क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये थे, 4 रुपये उन्होंने क्या कर दिए, CRR में रख दिए, और SLR में मान लीजिए डिसाइड है कि 10% है, तो इनके पास पहले बच्चे कितने थे, 96, अब इनके पास कितने हो गए, 86। तो CRR अगर जो, मतलब SLR अगर जो 10% डिसाइड कर दिया गया, तो इनके पास पैसे कितने बचे, 86। तो ये कितना देंगे, ये 86% ही क्या कर सकते हैं, लोगों को लोन देंगे, तो अपने रेट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होता है, RBI इसको नियंत्रित करती है कि इसको बढ़ा दिया जाएगा, कब घटाया जाएगा। तो अभी बताएंगे कैसे बढ़ाया जाएगा, कब घटाया जाएगा, तो उससे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हमें देखना है। तो उसके बाद हमें देखना है
देखिए CRR आपको समझ में आ गया होगा। CRR मतलब कि वह पैसा जो RBI के पास रखना पड़ता है वाणिज्यिक बैंकों को। SLR मतलब जब स्वयं को अपने पास रखना पड़ता है। फिर है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है कि वह रेट जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता हो, ऋण देता हो। मतलब वह रेट जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता हो। मान लीजिए रेपो रेट, मान लीजिए रेपो रेट बैंक ने डिसाइड कर दिया है 10 रुपये, मतलब 10% डिसाइड कर दिया कि ये रेपो रेट है। अगर जो आप वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेंगे तो 10 रुपये है, तो 10% है, तो 10% है, तो सीधी बात है कि जो नॉर्मल में रेट है वो मतलब ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। आप जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो एक बार इन सबको फटाफट देखते हुए जाइए, ताकि आपको जो ये जो आंकड़े चेंज होते रहते हैं इनको आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते भी रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, 10% है, तो बैंक क्या कर रहे हैं, इसको लेंगे। लेकिन जैसे ही रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, रेपो रेट बढ़ेगा, तो वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, RBI से लोन नहीं लेंगे। तो जब RBI से लोन लेंगे नहीं तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा नहीं होगा। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वो अपने जो इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब ये है कि वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन लेते हैं। ये सब मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के साधन हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हमें देखना है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो वह दर है, रिवर्स रेपो वह है जिसमें मतलब RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। मतलब RBI क्या करेगा, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेगा, वाणिज्यिक बैंकों से। RBI वाणिज्यिक बैंकों से क्या करेगा, ऋण लेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेगा जिस दर पे, मतलब वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन जब ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, मतलब अगर जो रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, मतलब मान लीजिए SBI ने RBI को 100 रुपये दिए, SBI ने RBI को 100 रुपये दिए, लेकिन जब पहले इसका रेट था 4% के आधार पर रिवर्स रेपो था, लेकिन अगर जो इसको 10% कर दिया जाएगा तो जो SBI था वो पैसा RBI को ज़्यादा देगा। SBI RBI को पैसा ज़्यादा देगा, तो इससे RBI क्या करेगा, मार्केट से SBI का पैसा क्या करेगा, खींच लेगा। जिससे क्या होगी, तरलता क्या होगी, मार्केट में जो तरलता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तरलता क्या होगी, कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा कम होगा तो मुद्रास्फीति घट जाएगी। सीधी बात है, अगर जो अभी सभी को अगर जो 5-5 लाख रुपए बांट दी जाए पूरे भारत में जितने लोग हैं, तो क्या होगी, मुद्रा की तरलता इतनी बढ़ जाएगी कि सभी बिल्कुल मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं सभी लोग बिल्कुल आलीशान ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। जिनके पास 10 रुपये हैं, जिनकी मान लीजिए मासिक आय 10,000 20,000 रुपये, वो भी बिल्कुल क्या करेंगे कि एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। 5 लाख रुपए मार्केट में भेज दें। तो सीधी बात है, जब मार्केट में सबके पास 5-5 लाख रुपए आ जाएं तो क्या होगा, जब सबके पास 5-5 लाख रुपए आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा मार्केट से चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे और मार्केट क्या करेंगे, मार्केट के रेट को बढ़ा देंगे। तो सीधी बात है, इससे क्या होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए मुद्रा की तरलता का मतलब है लिक्विडिटी, नॉर्मल मार्केट में पैसा कितना है, तो उससे RBI क्या करेगा, पैसा खींच लेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, RBI क्या करता है, पैसा खींच लेता है। जितने भी हैं इनमें सबके जरिए क्या करेगा, RBI मार्केट से पैसे को नियंत्रित करता है, कब कम करना है कब ज़्यादा करना है, उसी के आधार पर करता है। फिर है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिसमें RBI क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से दीर्घकालीन, मतलब RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। जैसे जो रेपो रेट है, वो जो रेपो रेट होता है वो अल्पकालिक ऋण है, लेकिन जो बैंक दर है वो दीर्घकालिक ऋण होता है। मतलब कि दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए क्या करेगा, ऋण देगा। तो देखिए बैंक रेट अगर जो RBI ने बैंक रेट बढ़ा दिया है, बैंक रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अगर जो बैंक रेट बढ़ जाएगा तो सीधी बात है, अगर जो बैंक रेट बढ़ गया तो जो दीर्घकालिक ऋण है वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, मतलब कि RBI से पैसा नहीं लेंगे, मतलब RBI से ऋण नहीं लेंगे, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक है RBI से पैसा ले रहे थे। जो वाणिज्यिक बैंक थे वो RBI से पैसा ले रहे थे, लेकिन उसने इतना ज़्यादा ऋण बढ़ा दिया कि अगर जो आप अब हमसे पैसा लेंगे तो हम 10 की जगह 20% करेंगे।
टैक्स आप मतलब कि आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो पैसा लेंगे नहीं, जब पैसा लेंगे नहीं तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके पास पैसे बचेंगे नहीं, पैसे बचेंगे नहीं तो वो और महंगा कर देंगे, महंगाई की स्थिति बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि वो ब्याज जो है वो महंगा कर देंगे। तो ये दीर्घकालिक होता है, और जो रेपो रेट है वो आप याद रखिएगा कि वो अल्पकालिक होता है। अब देखिए, अगर जो CRR बढ़ गया, मान लीजिए जैसे CRR बढ़ेगा तो बैंकों के पास पैसा कम होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो ऋण क्या करेंगे, अधिक ब्याज दर पे देंगे। अगर जो SLR बढ़ेगा, कम हो, उसका ठीक उल्टा कर लीजिए, अगर जो SLR बढ़ेगा तो याद रखिएगा, अगर जो SLR बढ़ेगा तो उनको अपने पास, जैसे मान लीजिए 100 रुपये थे, उनको पहले 10 रुपये रखने थे, तो अब वो क्या करेंगे, 20 रुपये रखने पड़ेंगे। बढ़ गया, मान लीजिए 10% से 20% हो गया, तो उनको जब पहले वो 90 का लोन बांट रहे थे, अब उनको 80 का लोन बांटना है, तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा मतलब अपने ब्याज दर बढ़ा देंगे। इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए जैसे SLR 10% था, अब वो तो उनके पास 90 रुपये थे, अब अगर जो SLR 10% की जगह 5% हो जाए तो उनके पास पैसे क्या होंगे, 95% पैसा उनका बच जाएगा। और 95% जब पैसा बचेगा तो इस पर जब वो लोन देंगे 95 पे, तो हो सकता है कि उनके पास जब 95 रुपये हो गए, तो 95 रुपये जब उनके पास हो गए तो वो सीधी बात है, वो 90 की जगह 95 5 लोगों को और ज़्यादा लोन बांटेंगे, तो मार्केट में तरलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही सब बातें हैं मुद्रास्फीति के बारे में। आप इन्हीं के आधार पर क्या करती है, RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। सीधी बात है, इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण, स्फीति और अवस्फीति दोनों को नियंत्रित करना है। और सीधी बात है, दूसरा इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के तुल्य राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय दर में स्थिरता लाना है। मतलब कि विदेशी मुद्रा के तुल्य में, मान लीजिए जैसे डॉलर के मुकाबले जो भारतीय मुद्रा है उसके तुल्य में क्या करना है कि स्थिरता लाना है। ये नहीं कि आज डॉलर की रेट 60 रुपये, कल 80 रुपये हो जाए, फिर 50 रुपये हो जाए, 80, इतना मतलब कि ज़्यादा मतलब अंतर ना देखने को मिले, कि स्थिरता लाना है ताकि भारत की करेंसी को क्या हो, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मार्केट में उसकी कुछ वैल्यू रह जाए। क्योंकि ज़्यादा अगर जो अंतर होगा तो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होती, घटती जाती है। तो क्योंकि लोगों में विश्वास की बहाली उससे हो नहीं पाती है। तो ये चीज़ याद रखना है। दोबारा मैं एक बार बता दूं कि CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, आपको कुछ पैसा क्या करना है, RBI के पास जमा करना है। SLR मतलब वह पैसा जो आपको स्वयं रखना है। रेपो रेट मतलब कि RBI से आपको लोन लेना है, मतलब वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन लेंगे। रिवर्स रेपो मतलब RBI लोन लेगा किससे, वाणिज्यिक बैंकों से। बैंक रेट दीर्घकालिक ऋण जो क्या होता है, RBI बैंकों को देता है। तो ये सब नॉर्मल है, इनको कुछ इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अगर जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इनको आप घटा बढ़ा लीजिए, जैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, जैसे मैंने इधर चीज़ें कुछ बताई हैं, जैसे ये बढ़ेगा कुछ घटेगा तो उससे मुद्रा मतलब तरलता में क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा। तरलता कभी बढ़ाई जाती है, कभी मार्केट में तरलता घटाई जाती है। तो इससे क्या होगी, इन्हीं सब नीतियों के आधार पर मौद्रिक नीति होती है, जिससे क्या किया जाता है, मार्केट में तरलता को घटाया बढ़ाया जाता है। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।